देखते हैं कि पेंशन के कम्यूटेशन के लिए जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से की जाती है। पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम पेंशन का जो कम्यूटेड पोर्शन है, जो मैक्सिमम 40% ऑफ बेसिक पेंशन तक हो सकता है, इस पोर्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, और फिर इस फिगर में जो अमाउंट आएगा उसमें मल्टीप्लाई की जाएगी कम्यूटेशन फैक्टर की। ये जो कम्यूटेशन फैक्टर है ये रिटायरमेंट के टाइम पर जो एम्प्लॉय की एज है उसके आधार पर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल से इसकी वैल्यू को लिया जाए। आइए अब एक एग्जांपल के माध्यम से पेंशन के कम्यूटेशन की कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है वो 70,000 रुपए है। इसके आधार पर एम्प्लॉय की जो बेसिक पेंशन होगी वो 50% ऑफ लास्ट बेसिक लिया जाएगा, यानी कि इसके लिए हम 70,000 रुपए का 50% कैलकुलेट करेंगे, जो कि 35,000 रुपए होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एम्प्लॉय अपनी पेंशन के 40% मैक्सिमम लिमिट को कम्यूट कराना चाहता है, तो इसके आधार पर पेंशन का जो कम्यूटेड पोर्शन होगा उसके लिए हम 40% ऑफ बेसिक पेंशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस एग्जाम्पल में हम 35,000 रुपए का 40% कैलकुलेट करेंगे, जो कि 14,000 रुपए होता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो कम्यूटेशन का पीरियड है ये 15 साल के लिए होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पेंशन के किसी पोर्शन को कम्यूट करा लेता है तो इसका इफेक्ट 15 साल तक उसकी पेंशन पर रहता है। 15 साल के पीरियड के लिए एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है उसको रेजिडुअरी पेंशन कहते हैं, और इसकी कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉय की बेसिक पेंशन में से कम्यूटेड पोर्शन को माइनस कर दिया जाता है। इस एग्जाम्पल में हम 35,000 रुपए जो बेसिक पेंशन है उसमें से 14,000 रुपए जो कम्यूटेड पोर्शन है उसको माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा 21,000 रुपए, ये पेंशन का अमाउंट एम्प्लॉय को 15 साल तक मिलेगा। 15 साल के बाद एम्प्लॉय की जो पेंशन है वो वापिस 35,000 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 इयर्स है। अब इस 60 साल की रिटायरमेंट एज के आधार पर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल में जो वैल्यू दी गई है वो 8.194 है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एम्प्लॉय को जो कम्यूटेशन का अमाउंट प्राप्त होगा वो कितना होगा। यहाँ पर इस एग्जांपल में जो पेंशन का कम्यूटेड पोर्शन है वो 14,000 रुपए है। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई की जाएगी 12 की, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कम्यूटेशन फैक्टर यानी कि 8.194 का। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है वो 13,76,592 रुपए है। अब इस एग्जाम्पल के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो एम्प्लॉय है इसको ये कम्यूटेशन कराना फायदेमंद होगा या फिर इसमें एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं है। आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन कराया है और 15 साल तक इसका जो रीपेमेंट गवर्नमेंट को किया जाना है उसके ऊपर गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट अप्लाई करती है। अब यहाँ इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या मिला है, वो है पेंशन का कम्यूटेड अमाउंट, जो कि 13,76,592 रुपए है। अब इस कम्यूटेशन को कराने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस अमाउंट को पे करेगा, वो होगा रिड्यूस्ड अमाउंट जो 15 साल के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 14,000 रुपए हर महीने 15 साल तक अपनी पेंशन में कम प्राप्त होंगे। इसके आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 14,000 रुपए में 12 से मल्टीप्लाई करने पर 1 साल का अमाउंट आएगा, और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 साल का टोटल अमाउंट आ जाएगा जो एम्प्लॉय को पेंशन में कम मिल रहा है। इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आता है वो 25,20,000 रुपए है। अब इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है उसको हम इंटरेस्ट के रूप में मान सकते हैं, यानी कि टोटल 25,20,000 रुपए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम मिल रहे हैं और कम्यूटेशन के रूप में जो 13,76,592 रुपए मिल रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है 11,43,408 रुपए, ये एक प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटरेस्ट के रूप में सरकार को पे कर रहा है। अब इसके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितने परसेंट का इंटरेस्ट इसके ऊपर देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने कम्यूटेड अमाउंट यानी कि 13,76,592 रुपए के बराबर का कोई लोन ले लेता है और उसके लिए मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई के रूप में 14,000 रुपए पर मंथ का पेमेंट करता है, जो कि कम्यूटेड पेंशन के इक्वल का अमाउंट है, और इस लोन को चुकाने में कम्यूटेशन पीरियड के इक्वल यानी कि 15 साल का पीरियड रीपेमेंट में लगता है, तो इसके आधार पर जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो वो इस प्रकार से आती है। इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हमने HDFC के EMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है।
इस कैलकुलेटर में हमने लोन अमाउंट के रूप में 13,76,592 रुपए का अमाउंट लिया है, जो कि कम्यूटेशन के अमाउंट के इक्वल है, और इसमें लोन को रीपेमेंट करने का जो पीरियड है वो हमने 15 साल का ले लिया है। अब इस कैलकुलेटर में जब हम 9.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो इसकी जो EMI है वो 14,003 रुपए आती है, जो कि एम्प्लॉय के मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन 14,000 रुपए के लगभग इक्वल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन के 40% को कम्यूट करा लेता है और इस कम्यूटेशन के अमाउंट को वो 15 साल तक रीपे करता है और उसको रिड्यूस्ड पेंशन मिलती है 15 साल तक, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 9.05% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो आइए अब इस एग्जांपल के आधार पर चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कम्यूटेड अमाउंट मिला है 13,76,592 रुपए का, जिसको वो 15 साल में 14,000 रुपए पर मंथ की EMI पर पे कर रहा है, ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है। इस सिचुएशन को हम अलग अलग तरीकों से समझने का प्रयास करते हैं। पहले केस में हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन के किसी भी पोर्शन को कम्यूट नहीं कराता है और इसके बदले में वो इस अमाउंट को एक रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD अकाउंट में खुद से ही सेव करता है, तो 15 साल के बाद उसके अकाउंट में कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल के आधार पर RD अकाउंट की जो डिटेल है उसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस अकाउंट में जो मंथली इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिपॉजिट करेगा वो 14,000 रुपए के इक्वल मान लेते हैं, जो कि कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन के बराबर का अमाउंट है। अब RD अकाउंट की जो ड्यूरेशन होती है वो 10 साल के लिए होती है, जिसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.35% पर ईयर का है। यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट रेट लिया गया है ये ICICI बैंक का सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है उसको हमने कैलकुलेशन के लिए लिया है। अब इस अकाउंट में 10 साल के बाद जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो 23,46,460 रुपए कैलकुलेट होती है। अब क्योंकि कंप्यूटेशन का जो पीरियड है वो 15 साल के लिए होता है और RD अकाउंट की जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो 10 साल का है, तो 10 साल के बाद जो ये अमाउंट मिल रहा है 23,46,460 रुपए, इसको हम पोस्ट ऑफिस की FD में 5 साल के लिए और डाल देते हैं और 5 साल के बाद इस FD की जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो 32,77,156 रुपए प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ 10 साल के बाद हम 5 साल की एक और RD को स्टार्ट कर लेते हैं 14,000 रुपए पर मंथ के आधार पर। 10 साल के लिए जो कैलकुलेशन है वो तो हमने यहाँ पर कर ली है और जो टोटल हमें कैलकुलेशन करनी है वो 15 साल के लिए करनी है, इसलिए 14,000 रुपए महीने की हम 5 साल की एक RD की कैलकुलेशन और कर लेते हैं, जिसके आधार पर 14,000 रुपए महीने से 5 साल में जो RD की मैच्योरिटी वैल्यू है वो 9,89,956 रुपए प्राप्त होती है। इसके आधार पर 15 साल में जो टोटल सेविंग प्राप्त होगी वो 32,77,156 रुपए और 9,89,956 रुपए का टोटल होगी, यानी कि 42,67,112 रुपए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन को कम्यूट नहीं कराता है और कम्यूटेशन के अमाउंट के इक्वल की वो RD करा लेता है 15 साल के लिए, यानी कि 14,000 रुपए हर महीने वो RD अकाउंट में इन्वेस्ट करता रहता है, तो 15 साल के बाद उस एम्प्लॉय के अकाउंट में 42,67,112 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसी एग्जांपल को हम दूसरी सिचुएशन में एनालाइज करते हैं। दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय ने अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करा लिया है और कम्यूटेशन के बाद जो उसको टोटल अमाउंट मिला है उस टोटल अमाउंट को वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि FD में इन्वेस्ट कर देता है 15 साल के लिए। तो इसके आधार पर 15 साल के बाद कितना अमाउंट प्राप्त होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो FD में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 13,76,592 रुपए ले लेते हैं, जो की एम्प्लॉय को कम्यूटेशन के रूप में प्राप्त हुआ है। FD अकाउंट का जो ड्यूरेशन है उसको हम 15 साल ले लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए SBI में जो सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट दिया जा रहा है 6.70% पर ईयर का, उसको हम कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं। इसके आधार पर इस FD की जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो 36,41,426 रुपए होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेशन में जो अमाउंट मिल रहा है 13,76,592 रुपए, इसको 15 साल के लिए FD में इन्वेस्ट कर देता है, तो 15 साल के बाद उसके अकाउंट में जो पैसा होगा वो 36,41,426 रुपए हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल को हम एक तीसरे केस में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय अपनी पेंशन को कम्यूट करा लेता है और कम्यूटेशन में जो अमाउंट मिल रहा है उसको वो एक हायर इंटरेस्ट के FD अकाउंट, जिसमें कि लगभग 8% पर ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है,
ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट कर देता है तो उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से आएगी। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया है कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 13,76,592 रुपए है जो एम्प्लॉय को कम्यूटेशन के रूप में प्राप्त हुआ है, और इस पूरे अमाउंट को वो एक हायर इंटरेस्ट के एफडी अकाउंट में इन्वेस्ट कर देता है। इसके लिए भी हम जो ड्यूरेशन है वो 15 साल का ही ले लेते हैं, और जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम 8% पर ईयर का मान लेते हैं। इसके आधार पर इस एफडी की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 43,66,782 रुपए आती है। यानी कि इस केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने कम्यूटेशन के अमाउंट 13,76,592 रुपए को 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है तो 15 साल के बाद उसके पास 43,66,782 रुपए अकाउंट में प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब इन सभी सिचुएशन को एक साथ कंपैरिजन के रूप में देखने का प्रयास करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि पेंशन का कम्यूटेशन कराया जाना फायदेमंद होता है या नहीं है। इसके लिए कंपैरिजन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। पहले हिस्से में हमने लिया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन के किसी पोर्शन का कोई कम्यूटेशन नहीं कराता है, और दूसरे पार्ट में लिया गया है कि एम्प्लॉय कम्यूटेशन के ऑप्शन को चूज कर लेता है। अगर एम्प्लॉय अपनी पेंशन को कम्यूट नहीं कराना चाहता है तो उसके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन तो ये है कि एम्प्लॉय किसी भी सेविंग स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एम्प्लॉय सेम अमाउंट को आरडी अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहा है। इसी प्रकार से अगर एम्प्लॉय कम्यूटेशन के ऑप्शन को चूज कर लेता है तो इसमें भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय अपने कम्यूटेशन के अमाउंट को एफडी अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, और दूसरी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय अपने कम्यूटेशन के अमाउंट को एक हायर इंटरेस्ट वाले एफडी अकाउंट में इन्वेस्ट करता है। तो इसके आधार पर जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो कितना है। अगर एम्प्लॉय किसी भी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो उसको पेंशन में 14,000 रुपए पर मंथ का बेनिफिट मिलता है। अगर एम्प्लॉय चाहे तो इन्हीं 14,000 रुपए को दूसरे ऑप्शन के रूप में वो आरडी अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन के ऑप्शन को चूज कर लिया है तो कम्यूटेशन के रूप में जो उसको अमाउंट मिल रहा है 13,76,592 रुपए, ये अमाउंट उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इन सभी केसेस में हम 15 साल का ले लेते हैं जो कि कम्यूटेशन का पीरियड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस कैलकुलेशन के लिए लिया जा रहा है वो इस प्रकार से है। जब एम्प्लॉय किसी भी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो इसके लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर एम्प्लॉय ने आरडी अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है 14,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से तो उसको 6.35% के इंटरेस्ट रेट से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन के अमाउंट को एफडी अकाउंट में इन्वेस्ट कर लिया है तो उसके लिए हम 6.70% का इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं। और सेकंड ऑप्शन में हमने लिया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 8% के हायर इंटरेस्ट वाले किसी एफडी अकाउंट में इन्वेस्ट कर देता है तो उसमें उसको कितना अमाउंट प्राप्त होगा। इसके आधार पर जो टोटल सेविंग 15 साल के बाद कैलकुलेट होती है वो इस प्रकार से है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने किसी सेविंग स्कीम का कोई फायदा नहीं लिया है तो 14,000 रुपए पर मंथ के आधार पर 15 साल में जो अमाउंट उसको प्राप्त होता है वो 25,20,000 रुपए है। ये वो सिचुएशन है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई कम्यूटेशन नहीं कराया है और उसको नॉर्मल पेंशन मिल रही है और उस पेंशन के अमाउंट को वो कहीं पर इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है। सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस 14,000 रुपए के अमाउंट को आरडी अकाउंट में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसको 15 साल के बाद 42,67,112 रुपए का अमाउंट मिलता है। ये दोनों वो सिचुएशन है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है और खुद से ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दूसरे केस में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन के ऑप्शन को चूज कर लिया है और उसको कम्यूटेशन के रूप में 13,76,592 रुपए मिल गए हैं तो नॉर्मल एफडी अकाउंट जिसमें कि 6.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 15 साल के बाद इस अकाउंट में 36,41,426 रुपए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि दूसरे केस में कम्यूटेशन के इसी अमाउंट 13,76,592 रुपए को 15 साल के लिए 8% इंटरेस्ट रेट वाले किसी अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 43,66,782 रुपए का अमाउंट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है 43,66,782 रुपए, ये इन चारों में सबसे ज्यादा अमाउंट है। तो इस टेबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेशन के ऑप्शन को चूज कर लेता है और कम्यूटेशन के रूप में उसको जो अमाउंट मिल रहा है 13,76,592 रुपए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई इमीडिएट एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इस अमाउंट को किसी हायर इंटरेस्ट वाले एफडी अकाउंट जिसमें कि लगभग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें अगर एफडी कर देता है तो 15 साल के बाद उसको सबसे ज्यादा अमाउंट इस अकाउंट में मिल जाएगा।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी पेंशन के किसी अमाउंट को कम्यूट करा लेना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इमीडिएट किसी बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई मकान खरीदना है या फ्लैट खरीदना है या बच्चों की शादी करनी है या उनके बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए एक बड़े अमाउंट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए पेंशन के कम्यूटेशन का ऑप्शन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेशन के अमाउंट को रिसीव कर लेता है और उसको 8% एनुअल के हायर इंटरेस्ट रेट वाली किसी एफडी अकाउंट में इन्वेस्ट कर देता है, तो इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है जिसमें एक मोटे अमाउंट की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकाउंट में वो पैसा हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने अकाउंट के इस पैसे का वो इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर एक बात और जो खास ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 15 साल का है, और 15 साल का ये पीरियड एक सिग्निफिकेंट पीरियड है। वर्तमान दौर में जो हालात चल रहे हैं उन्हें देखते हुए 75 साल की एज तक हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज रेज हो सकते हैं। और अगर हम एक एडवर्स सिचुएशन को भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं कि इस 15 साल के पीरियड के पूरा होने से पहले ही पेंशनर की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि फैमिली पेंशन के ऊपर कम्यूटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि फैमिली पेंशन के अमाउंट में से कम्यूटेशन की कोई रिकवरी नहीं की जाती है। पेंशनर की डेथ होने के बाद कम्यूटेशन की रिकवरी को रोक दिया जाता है और पूरी फैमिली पेंशन इशू की जाती है। इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी पेंशन का कम्यूटेशन जरूर करा लेना चाहिए, और अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो कम्यूटेशन में जो अमाउंट मिल रहा है उसको हायर इंटरेस्ट वाले किसी एफडी अकाउंट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो